हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। तो देखो, हमने इससे लास्ट जो पिछला वीडियो था उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के अंदर हमने इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, 9 एग्जांपल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दें, आज का हमारा जो पॉइंट है वो है रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस होता है कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, अर्थात पाई बॉन्ड का कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट रेजोनेंस कहलाता है। तो देखिएगा, आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आपको बताना है इनमें से किस किस के अंदर लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। तो इससे पहले देखिएगा कि रेजोनेंस कहाँ पर अकर होता है। तो रेजोनेंस होता है C डबल बॉन्ड C और आपके पास C डबल बॉन्ड C, अर्थात पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन में। नंबर टू में मैं ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड C प्लस, तो पॉजिटिव सिग्मा पाई, अर्थात पाई सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज के साथ। नंबर 3 में ले रहा हूँ ये फ्री रेडिकल के साथ। इसको क्या सिस्टम बोलेंगे? पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। इसको क्या बोला अपन ने? इसको बोला है पाई सिग्मा पॉजिटिव, और इसको क्या बोला है अपन ने? पाई सिग्मा पाई सिस्टम। अब आता है नंबर 4 में C डबल बॉन्ड C कार्बन पे नेगेटिव, अर्थात पाई सिग्मा और नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही देखिएगा नंबर 5 में यहाँ जैसे नाइट्रोजन लोन पेयर ले लिया, कोई सा भी एलिमेंट ले सकता हूँ जिसके पास लोन पेयर हो, तो पाई सिग्मा लोन पेयर, अर्थात पाई सिग्मा और लोन पेयर। ये वो कंडीशन है जो रेजोनेंस के लिए होती है। अब ध्यान दें, इसमें से ये दो जो कंडीशन है, ये तो है वैकेंट p ऑर्बिटल। यहाँ तो ऑर्बिटल वैकेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका हाफ फिल्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है फुल फिल्ड होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है बेटा? फुल फिल होता है। इसके अलावा आपके यहाँ से 2 कंडीशन और स्पेशल। क्या कंडीशन है? कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सल्फर। आप देखिएगा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। अब ध्यान रखना, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जा सकता है, अर्थात पॉजिटिव चार्ज के साथ में अगर लोन पेयर एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो वहाँ पर भी रेजोनेंस हो सकता है। बट कंडीशन यह है कि लोन पे डोनेट करने के बाद में भी इनका ऑक्टेट जो है वो क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। और एक और कंडीशन नंबर 7 कंडीशन है कि कार्बन पे नेगेटिव है और यहाँ पर कोई भी X एलिमेंट है, तो ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। बस शर्त यह है कि जो भी आपका X है उसके पास में वैकेंट d ऑर्बिटल होना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये 1 2 3 4 5 ये सब अल्टरनेट कंडीशन है, जबकि लास्ट की 2 एडजेसेंट पोजीशन वाली कंडीशन है। तो इन कंडीशंस को हमें फॉलो करते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट ये है पिरिडीन। क्या है ये? पिरिडीन। अब आप पिरिडीन में देखो, ये लोन पेयर है। आप देखिएगा पिरिडीन में लोन पेयर है। क्या इसका लोन पेयर? क्योंकि हमें केवल लोन पेयर चेक करना है। हालांकि रिंग में तो रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पर जो रिंग के पाई बॉन्ड है उस रिंग के पाई बॉन्ड में रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई। बट हमारा जो क्वेश्चन है वो किस पर बेस है? लोन पेयर पर। तो आप जरा देखो, इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होगा, अर्थात ये लोन पेयर आपका डीलोकेलाइज नहीं बेटा, लोकेलाइज है, अर्थात यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा। नंबर 2 है बेटा पाइरोल। क्या बोलते हैं इसको? पाइरोल बोलते हैं। और पाइरोल में देखिएगा लोन पेयर सिग्मा पाई। आप बताओ रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? लोन पेयर सिग्मा पाई। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जो कंडीशन है वो है लोन पेयर सिग्मा और पाई बॉन्ड वाली कंडीशन हो रही है, अर्थात यहाँ का जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज है, अर्थात रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहा है। C।
आप सी में देखिएगा उसने इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर और पाई बॉन्ड लगा रखा है। तो आप देखो लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, आगे कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब ये लोन पेयर भी आपका डी लोकेलाइज नहीं लोकेलाइज है, अर्थात रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं हो रहा। बट आप फोर्थ ऑप्शन में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो नाइट्रोजन सिग्मा और पाई, बताओ रेजोनेंस हो रहा है क्या? अर्थात यहाँ पर जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है लोन पेयर सिग्मा और पाई वाली कंडीशन है। इसका मतलब ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज नहीं है बेटा, ये लोन पेयर आपका डी लोकेलाइज है। इसका मतलब यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। अब आ जाइएगा ई में देखिएगा ये लोन पेयर है तो यहाँ से लोन पेयर, उसके बाद में यहाँ पाई भी है सिग्मा, तो मैं सिग्मा काउंट करूँगा, बट आगे अगेन सिग्मा है। इसका मतलब आपके इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं हो रहा, अर्थात यहाँ पर भी आपका लोन पेयर क्या है? लोकेलाइज है। बट देखो पाई सिग्मा पाई, हाँ यहाँ रेजोनेंस हो रहा है बट रेजोनेंस पाई सिस्टम में हो रहा है। ध्यान दे, यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है बट वो पाई सिग्मा पाई सिस्टम में हो रहा है, जबकि हमारा क्वेश्चन है लोन पेयर के साथ, इसलिए यहाँ रेजोनेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा आप, यहाँ पर है लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई। अब आप देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई है तो कन्फर्म है यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई कंडीशन है, उधर भी है। अब आ जाएगा जी में देखिएगा आपके पास यहाँ लोन पेयर है। अब आप देखो ये लोन पेयर है तो मैंने इसको लोन पेयर माना है। अब आप देखो यहाँ पाई भी है सिग्मा भी है, मैं यहाँ सिग्मा यूज करूँगा, बट इसके नेक्स्ट कार्बन पर अगेन सिग्मा है तो दो सिग्मा के साथ लोन पेयर नहीं हो, मतलब रेजोनेंस नहीं हो सकता, बट इस सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है। तो ध्यान दें ये लोन पेयर तो आपका लोकेलाइज है, बट आप देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, अर्थात इस सिस्टम में रेजोनेंस तो हो रहा है बट वो पाई सिग्मा पाई में हो रहा है। बट हमारा क्वेश्चन है लोन पेयर के साथ, वो पॉसिबल नहीं है। एच में आप देखिएगा यहाँ पर लोन पेयर है तो लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा इधर भी सिग्मा, इसका मतलब ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज है, अर्थात रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं हो रहा। बट आप देखो पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर इस सिस्टम में जरूर रेजोनेंस हो रहा है, सिस्टम में रेजोनेंस हो रहा है, वो भी पाई सिग्मा पाई के अकॉर्डिंग, बट ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज है। लास्ट एग्जांपल देखिएगा, लोन पेयर सिग्मा पाई, बिल्कुल यहाँ लोन पेयर है या सिग्मा है या पाई है, अर्थात ये लोन पेयर आपका लोकेलाइज नहीं डी लोकेलाइज है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर सिग्मा पाई वाली कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस होगा। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई मोर स्टेबल कैनोनियल स्ट्रक्चर। कैनोनियल स्ट्रक्चर से मतलब है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी बतानी है, और ध्यान रखना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए सबसे पहला जो रूल है कि आपका नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा मोर स्टेबल होती है पोलर से। नंबर 2, अगर नंबर 2 में मैं बात करूं तो नंबर 2 में आपका होता है ऑक्टेट कंप्लीट। वो स्पीशीज जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसकी स्टेबिलिटी हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ज़्यादा होती है। नंबर 3, पहले ये लगाना है फिर ये लगाना है, अगर दोनों ना लगे, अर्थात अगर इफ़ दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट है या फिर इनकम्प्लीट है, अगर दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है तो ऐसी कंडीशन पे पॉजिटिव ऑन लेस ईएन और नेगेटिव ऑन मोर ईएन, ऐसी कंडीशन वाली जो होगी वो हमेशा मोर स्टेबल होगी। अर्थात अगर मान लो दोनों स्ट्रक्चर ही पोलर है, दोनों में ही ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, तो ऐसी कंडीशन पर पॉजिटिव चार्ज लेस ईएन पर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज मोर ईएन पर होना चाहिए। नंबर 4 के अंदर ध्यान रखना लाइक चार्ज, आपका जो भी लाइक चार्ज है वो क्या होना चाहिए, फार होना चाहिए। जैसे पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो तो उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए।
बट इसी के अंदर है कि आपका अनलाइक चार्ज जो है वो क्या होना चाहिए, तो बेटा अनलाइक चार्ज आपका क्लोजर होना चाहिए, अर्थात प्लस और माइनस पास पास में होना चाहिए। और अगर इन पे कोई भी रूल नहीं लगे तो हम जनरली ऐसा कहते हैं कि वो जिसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर होगा, जिस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा, मोर होगी। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मोर होने पर स्टेबिलिटी भी क्या होती है, मोर होती है। अब इन्हीं रूल को फॉलो करते हुए हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहला देखो आप, पहला स्ट्रक्चर आपका है ये क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड है, ये आपका नॉन पोलर है और ये आपका पोलर है। तो पहला रूल लगेगा नॉन पोलर एंड पोलर वाला। तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। इसमें ये जो सभी हैं पहले वाले और ये जो है ये सब सेकंड वाले हैं। अब आप देखो सेकंड वाले में ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसका मतलब पहला रूल नहीं लगेगा। अब रूल नंबर 2, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ देखो नेगेटिव चार्ज लग रहा है तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज इस पर लगा हुआ है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब आपका रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा। अब आ जाएगा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में अगर हम बात करें, इफ ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो पॉजिटिव ऑन लेस ईएन और नेगेटिव ऑन मोर ईएन। अब आप देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहाँ पर भी कार्बन पर है, बट ये कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसकी EN है 2.5, जबकि इसकी EN है 2.75। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव ऑन मोर EN, अगर नेगेटिव चार्ज मोर EN पर है तो बताओ मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो इसके अंदर आएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेकंड का फर्स्ट से ज़्यादा। नंबर 3 के अंदर स्पेशल केस है, ध्यान रखना, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं हो तो नंबर 6 कंडीशन यह है कि एरोमेटिक की स्टेबिलिटी जो होती है वो नॉन एरोमेटिक से ज़्यादा होती है और सबसे कम होती है एंटी एरोमेटिक की। तो आप ज़रा देखो ये जो सिस्टम बना रखा है पाई सिग्मा नेगेटिव, अर्थात इसके अंदर टोटल 3 पाई पेयर है। अब बताओ अगर 3 पाई पेयर है ओड, तो ये कंपाउंड आपका क्या बन गया, एरोमेटिक, जबकि ये कंपाउंड आपका क्या बन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्बन पे पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कार्बन पे पॉजिटिव 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ नेगेटिव इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी नेगेटिव इस पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम एरोमेटिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब आ जाएगा नंबर 4 में देखिएगा दोनों ही आपके पोलर हैं तो पहला रूल नहीं लगेगा। दूसरा ऑक्टेट कंप्लीट इनकम्प्लीट, यहाँ पर इसके आउटर मोर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ ऑक्सीजन के आउटर मोर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हाँ, ये मैं बता देता हूँ, कई बच्चों को डाउट होता है, ऑक्सीजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 6 में से ये 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके ट्रिपल बॉन्ड के साथ है और एक पॉजिटिव है, इसका मतलब ये चला गया। अब आप काउंट करो इसके पास कितने होंगे, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ इनकम्प्लीट है। तो बताओ क्या हो जाएगा, सेकंड इज ग्रेटर देन फर्स्ट, अर्थात सेकंड वाले की स्टेबिलिटी फर्स्ट से ज़्यादा हो जाएगी। और वैसे भी अगर मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाऊं तो देखो यहाँ पर कितना पाई बॉन्ड है, 1, जबकि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड है, 2। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी और इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, एसिटिक एसिड इज कंसिडर एज रेजोनेंस हाइब्रिड, अर्थात ये एसिटिक एसिड की आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ 4 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, आपको इन चारों कॉन्ट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नॉन पोलर के बाद में क्या चेक करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट के बाद में क्या चेक करेंगे, लेस ईएन और मोर ईएन वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिएगा ये आपका नॉन पोलर स्ट्रक्चर है और नॉन पोलर होने की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। नंबर 2, यहाँ पर भी इसके आउटर मोर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर मोर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। आप ज़रा देखो कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पर 6 है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, यहाँ पर 8 है, अर्थात यहाँ पर इनकम्प्लीट है।
आप ज़रा देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है और कार्बन पे नेगेटिव है। अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है तो इसके पास 2, 2 4 और 2 6 है, अर्थात इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब आप चेक करें, यहाँ भी इनकम्प्लीट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। अब देखिएगा, सबसे पहले तो नॉन पोलर और पोलर में से सबसे पहले नॉन पोलर होगा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये। फिर आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से, तो ध्यान दें, सबसे पहले मैंने फर्स्ट लिखा है क्योंकि वो नॉन पोलर है, उसके बाद में सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले आपके पोलर हैं। अब 2, थर्ड और फोर्थ में से 2 ऑक्टेट कंप्लीट है, थर्ड और फोर्थ का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड एंड फोर्थ। अब देखो, ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हुआ, ये रूल नंबर 2 के हुआ। अब रूल नंबर 3, अगर दोनों में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो नेगेटिव मोर एन पर होना चाहिए, पॉजिटिव लेस एन पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, पॉजिटिव किसके ऊपर है, लेस एन के ऊपर है, और नेगेटिव किसके ऊपर है, बिल्कुल मोर एन के ऊपर है। यहाँ पर नेगेटिव किसके ऊपर है, लेस एन के ऊपर है, और पॉजिटिव किसके ऊपर है बेटा, मोर एन पर है। तो इसका मतलब थर्ड की स्टेबिलिटी फोर्थ से ज़्यादा हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड और ग्रेटर देन फोर्थ। तो बताओ कौन सा आंसर सही है इसका? फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। आपको बताना है इनमें से कौन रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं होगा। तो ध्यान दें, जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो ध्यान दें कि आपके जो भी कंपाउंड है उनमें फंडामेंटल रूल का फॉलो होना चाहिए। एक तो जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो उनके फंडामेंटल रूल का फॉलो होना चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ लोन पेयर, बोन पेयर एंड बॉन्ड, वो भी हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, वो कभी भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीज़ों का। दूसरी बात, नंबर 3, जब भी हम लोन पेयर का जो भी हम पाई बॉन्ड का डिलोकेलाइजेशन करेंगे उसमें सबसे पहले होगा नेगेटिव से लोन पेयर से आपके पॉजिटिव की और हम शिफ्टिंग करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पाई बॉन्ड है तो फिर पहले पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, उसके बाद में पॉजिटिव। ये शिफ्टिंग है कि आपके रेजोनेंस की डायरेक्शन है। इन्हीं चीज़ों का फॉलो करते हुए हमें सोल्व करना है। तो देखो, पहले में लोन पेयर सिग्मा पाई, तो देखो आप लोन पेयर पाई बिल्कुल जा सकता है, तो यहाँ तो रेजोनेंस हो जाएगा। थर्ड वाले में देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई बिल्कुल यहाँ भी हो जाएगा, लोन पेयर सिग्मा पाई बिल्कुल यहाँ भी हो जाएगा। बट आप सेकंड में देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव सिग्मा पाई है तो पाई इधर जाएगा, तो जैसे ही पाई यहाँ पर आएगा आपको पता है क्या हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होते यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप ज़रा देखो कि यहाँ डबल बॉन्ड बनाने से क्या कंडीशन हो जाएगी। जैसे डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। कितनी वैलेंसी हो गई नाइट्रोजन की? 5। और हमें पता है कि नाइट्रोजन कभी भी 5 वैलेंसी शो नहीं करता, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सेकंड। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, आपको दिखता रेजोनेंस है बट रेजोनेंस नहीं है। इसी वजह से आपके जो NH3 ग्रुप लग रहा है रिंग के ऊपर, इसका -m इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ओनली कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, इन each of the following pairs of ions which ions is more stable। आपको ये 2 पेयर्स है, मतलब प्रत्येक के अंदर 2 आपको दे रखे हैं। ये पेयर्स में से आपको बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट में C6H5CH2, तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा। अब आप देखो इसको क्या बोलते हैं, ये आपके बेंजाइलिक कैटाइन का पार्ट है। इधर देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव सिग्मा पाई, ये एलाइलिक का पार्ट है। तो ध्यान दें, ये एलाइलिक कैटाइन है और ये आपका बेंजाइलिक कैटाइन है। अब आप देखो, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है। अगर मैं इसका रेजोनेंस करता हूँ तो यहाँ पर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, और अगर मैं इसका रेजोनेंस करता हूँ तो बेटा यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। अब हमें पता है क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, कोई सा भी इंटरमीडिएट हो बेटा,
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS होता है, अर्थात चाहे कैटाइन हो, चाहे एनाइन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, कोई सा भी इंटरमीडिएट आप उठा लीजिएगा, उसकी स्टेबिलिटी हमेशा नंबर ऑफ RS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जब नंबर ऑफ RS बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बताओ बेंजाइलिक और एलाइलिक में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी एलाइलिक से ज़्यादा है। और वैसे भी मैं एक कंक्लूजन लिखूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइलिक, बेंजाइलिक के बाद में आता है एलाइलिक, और एलाइलिक के बाद में आता है एल्किल। एल्किल में भी पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में आपके आता है मिथाइल, और मिथाइल के बाद में आता है C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद में आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, क्योंकि मोरियन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा CH3 CH2 और CH2 डबल बॉन्ड CH2, अर्थात ये sp2 कार्बन पर है जिसका EN है 2.75, और ये आपके sp3 कार्बन पर है जिसका EN है 2.5। अब आप बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पर होना चाहिए? तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर EN कंसीडर फैक्टर होगा बेटा। वैसे मैंने ऑर्डर लिख दिया आपके सामने, बट हम यहाँ पर EN कंसीडर करेंगे, और EN में ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN, आपका पॉजिटिव चार्ज अगर लेस EN पर होता है तो उसकी स्टेबिलिटी मोर होती है, और अगर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN होता है तो भी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आप ज़रा देखो यहाँ पर लेस EN पर है, यहाँ पर मोर EN पर है, और वैसे भी आप देखो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है जिसमें 3 आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है जिसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन भी है। अब आ जाएगा नंबर 3। हाँ, तो ऑर्डर क्या हो गया? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, अर्थात पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा। बट आप जरा यहाँ देखो, यहाँ देखिएगा पॉजिटिव सिग्मा और पाई, अर्थात यहाँ पर आपका रेजोनेंस हो रहा है। अब आप बताओ यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी सेकंड की ज़्यादा होगी। कैसे? इसके लिए भी मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है +i, उसके बाद -i, और उसके बाद -m, ऐसे लगाएंगे, अर्थात +m वाला ज़्यादा, फिर +i वाला, फिर -i वाला, और सबसे कम -m वाला। अब हम किसी की भी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या चेक करेंगे बेटा? मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट के बाद में बेटा क्या चेक करेंगे? रेजोनेंस। रेजोनेंस के बाद में क्या चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद में क्या चेक करेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? इस वाले की, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 4। अब आप जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी कार्बन पे पॉजिटिव है और नॉन पेयर है। तो जरा आप देखो यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसके रेस्पेक्ट में 3 और 3 और 1, तो 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब आप जरा देखो यहाँ पर पॉजिटिव के साथ में नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर है एडजेसेंट पोजीशन पर। हमने एक कंडीशन बताई थी कि अगर कार्बन के साथ पॉजिटिव हो और उसके जस्ट पास में कोई भी हेटेरो एटम हो, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, तो रेजोनेंस होता है, बट कंडीशन है कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे आप देखो यहाँ से ये लोन पेयर हो जाएगा, मतलब यहाँ से जैसे रेजोनेंस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आते देखो कितने हो जाएंगे 2 2 4 2 6 और 2 8, अर्थात इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वाले के अंदर रेजोनेंस हो रहा है जबकि पहले में रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसलिए सेकंड की स्टेबिलिटी फट से ज़्यादा होगी। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द स्ट्रोंगेस्ट बेस इज, इनमें से आपको स्ट्रोंगेस्ट बेस बताना है। तो फर्स्ट आपके पास C डबल बॉन्ड O अमाइड का पार्ट है, तो ये अमाइड है। सेकंड NH2 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 NH, तो ये है गवानाडीन।
और ध्यान रखना बेटा, गवानाडीन इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आंसर तो ये हो गया इसका। C2H5 एनिलीन है ये क्या है? एनिलीन, और ये है 2 डिग्री अमाइन। अब आप देखो एनिलीन है ये, एनिलीन में तो लोन पेयर डीलोकेलाइज है, लोन पेयर डीलोकेलाइज, और आपको बताएगा लोन पेयर डीलोकेलाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन घटेगी, इस वजह से बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। ये आपके एलिफेटिक अमाइन है, यहाँ पर भी इसका प्लस आई होगा, यहाँ पर भी इसका प्लस आई होगा, दोनों इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन। इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पर आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। अब बात आती है इन दोनों में, तो अमाइड तो आपको पता है एम्फोटेरिक नेचर में होते हैं, तो ये तो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट मैंने गवानाडीन को बताया। इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m + i इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m और -i, अर्थात ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इसको हम लिखेंगे तो +m ग्रेटर देन +i ग्रेटर देन -i ग्रेटर देन -m होगा। और आपको पता है कि जिसमें लोन पेयर लोकेलाइज होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। तो यहाँ देखो गवानाडीन जो है इसका स्ट्रक्चर मैं रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर गवानाडीन का स्ट्रक्चर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ NH2 और NH2। ये गवानाडीन है, इसका मैंने सबसे पहले क्या किया, प्रोटोनेशन किया है, अर्थात ये बेस है तो प्रोटोन लेगा, तो मैं इसका प्रोटोनेशन करा रहा हूँ H+। ये प्रोटोनेशन इस वाले का नाइट्रोजन पर होगा जहाँ पर ये लोन पेयर है। तो जैसे ही मैं इसका प्रोटोनेशन करूँगा, प्रोटोनेटेड आपके पास बेस बन जाएगा, ये बन गया प्रोटोनेटेड बेस। अब ज़रा देखो आप, लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ से मैं रेजोनेंस करूँगा लोन पेयर सिग्मा पाई। तो जैसे ही यहाँ पर रेजोनेंस होगा NH2 पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड आपके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे भी NH2 हो जाएगा। अब देखो अभी रेजोनेंस आपने ऐसे किया है, अब इस वाली कंडीशन में देखो यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो अगेन फिर रेजोनेंस हो जाएगा, एक और रेजोनेंस हो गया, तो अब हो जाएगा NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH2 और NH2। तो बताओ इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ से इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब आप देखो यहाँ भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, और आप देखो तीनों स्ट्रक्चर सेम सी है। तो यहाँ हमने गवानाडीन में देखा 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रही है, वो भी कब, आफ्टर प्रोटोनेशन। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। अब बताओ अगर ये हाईली स्टेबल कॉन्जुगेटेड एसिड है तो इसका फॉर्मेशन ईजिली होगा, तो इसका मतलब ये ईजिली फॉर्मिड होगा, और अगर ये ईजिली फॉर्मिड होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो भी सबसे हाई होगी। तभी ध्यान रखना गवानाडीन जो होती है उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से मैं एक कंक्लूजन भी लिख रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान से सुनना। NH2C डबल बॉन्ड NH2, क्या बोला मैंने इसको, यह है आपके गवानाडीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। गवानाडीन के बाद में आप आ जाइएगा CH3C डबल बॉन्ड NH2 और NH, इसको बोलते हैं अमाइडीन, इसके बाद ही आएगा, और उसके बाद में CH3N डबल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं गवानाडीन, इसको बोलते हैं अमाइडीन, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल इमाइन, आइसोप्रोपाइल इमाइन। ये इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर आपके पास 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ XYZ। आपको XYZ दे रखे हैं, इनके बेसिक स्ट्रेंथ का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। बट आप देखो सभी में डिफरेंट ग्रुप है। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूँ सिंपल में, तो बेटा सबसे पहले सिंपली अगर बात करें तो अल्काइल अमाइन जो होती है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा अराइल अमाइन से ज़्यादा होती है। अर्थात RNH2 की बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो एरोमेटिक वालों से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि इनमें लोन पेयर डिलोकेलाइज होंगे, इनमें लोन पेयर लोकेलाइज होंगे। और अराइल अमाइन में भी अगर हम गैसेज फेज में बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 3, 2, 1 होता है। और अगर हम लिक्विड फेज में बात करें तो जनरली जो ऑर्डर होता है वो होता है 2, 1 और 3, ये होता है। अराइल अमाइन वालों में अगर हम देखें तो एक तो होता है एनिलीन, एक होता है पिरिडीन, ये पिरिडीन है, ये एनिलीन है, और एक होता है आपका पायरोल। अगर इनमें हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ऑर्डर होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर लोकेलाइज है, इसमें लोन पेयर डीलोकेलाइज है, और इसमें भी लोन पेयर डीलोकेलाइज है। बट आप देखो यहाँ पर ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी का पार्ट है। अगर ये एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो मोर डीलोकेलाइज होगा बेटा, इसलिए ये लेस बेसिक होगा। और इनमें अगर हम बात करें तो एक ग्रुप और आता है, कौन सा? अमाइड। अमाइड होता है COONH2, और यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब आप देखो अमाइड जो होता है इसके अंदर यहाँ से जैसे ही रेजोनेंस हो जाएगा ये प्रोटॉन डोनर भी हो जाएगा, और लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर की वजह से यहाँ पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डोनर है। तो बताओ लोन पेयर डोनर है तो क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। और जब इसमें रेजोनेंस हो जाएगा तो रेजोनेंस होने के बाद में देखो आप ये कंडीशन बन जाएगी। तो अब यहाँ से ये एक प्रोटॉन डोनर भी है। अब बताओ अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो क्या हो गया? एसिड भी हो गया। इसलिए अमाइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, और एम्फोटेरिक होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। और अगर हम बॉन्ड में बात करें तो sp3 नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसके बाद sp2 की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? sp वाले की होगी। तो ज़रा देखो आप, फर्स्ट जो है उसके अंदर आपका साइक्लिक है, और साइक्लिक के अंदर 2 डिग्री है, और नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में अगर डिग्री के हिसाब से देखें, एक चीज़ और बता दूं, इफ डिग्री सेम, अगर डिग्री सेम होती है तो ऐसी कंडीशन पर साइक्लिक जो होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा नॉन साइक्लिक वालों से ज़्यादा होती है। तो ये 2 डिग्री है और सिंपल अल्काइल अमाइन है। ये आप देखो C डबल बॉन्ड O अमाइड है, और यहाँ पर नाइट्रोजन है, डबल बॉन्डेड है, अर्थात sp2 वाले पर है। तो सबसे मोर जो बेसिक होगा वो होगा आपका X, उसके बाद होगा Z, और सबसे लास्ट में होगा Y। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B, X, Z एंड Y। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड को कंसिडर करो। अरेंज दीज कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, और इनके बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। आप देखो सभी आपके अराइल है, अर्थात एनिलीन गिवन है, और एनिलीन पर डिफरेंट ग्रुप दिए हुए हैं और सभी पैरा पोजीशन पर है। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये एनिलीन है, और इस एलिन के साथ में एक बार EDG ग्रुप लगाना है, एक बार मैंने एनिलीन लिया है, और एक बार हमने एनिलीन ले लिया है। इस पर हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप लगाना है। अब ध्यान दें, एक बार EDG है, EDG का मतलब +M या +I वाले, और EWG का मतलब -I या -M वाले। अब हमें पता है कि मोर बेसिक कौन होता है? जो लोन पेयर मोर डोनर होता है। अब यहाँ पर देखिएगा EDG की नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट की, तो डोनेट करेंगे तो यहाँ पर लोन पेयर डेंसिटी बढ़ेगी।
और EWG का नेचर है इलेक्ट्रॉन लेने का, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू EDG इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज ऑन नाइट्रोजन। अब बताओ अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी डोनर टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से हम लिखेंगे डोनर टेंडेंसी इंक्रीज। अब बताओ अगर इसकी डोनर टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो यहाँ पर इसका बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज होगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखोगे, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। अब बताओ अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो आप क्या बोलोगे, इसकी जो डोनर टेंडेंसी है वो घट जाएगी। अब बताओ अगर डोनर टेंडेंसी घट जाएगी तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये। अब आप ज़रा देखिएगा जो क्वेश्चन हमें गिवन है उसमें एनिलीन पर यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो ये एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर NO2 लगा हुआ है और NO2 का -M और -I होता है। यहाँ पर एल्डिहाइड लगा हुआ है और एल्डिहाइड का भी -M है और -I है, और यहाँ मिथाइल लगा हुआ है जिसका +I और +I पर कॉन्जुगेशन है। तो हमें पता है ये यहाँ पर इसके फेवर में नहीं है, अनफेवर है ये, और ये भी इसके क्या है, फेवर में नहीं है, अनफेवर है। तो ये दो अनफेवर में और ये फेवर में, तो सबसे ज़्यादा होगा कौन सा, फोर्थ वाला, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में स्टैंडर्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, ये भी ले रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, बट इन दोनों में से इसका इफेक्ट ज़्यादा है तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर डिक्रीज होगी। तो इसका आंसर होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, सी आंसर इसका राइट है। ऐसा क्यों, क्योंकि -I और -M के ऑर्डर की मैं बात करूं तो नाइट्रो का ज़्यादा होता है, CHO का कम होता है, इसलिए पहले CHO वाला आएगा, बाद में NO2 वाला आएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच शो एरोमेटिक कैरेक्टर। एक एरोमेटिक, इसमें भी एरोमेटिक, इसमें एंटी एरोमेटिक। तो अब हम यहाँ से एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं एरोमेटिसिटी के लिए। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो देखिएगा। एक एरोमेटिक कंपाउंड के लिए क्या क्या कंडीशन है, एक किसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एरोमेटिक कंपाउंड के लिए हम देखते हैं कि आपका जो भी आप एटम ले रहे हो, मॉलिक्यूल ले रहे हो, उसके अंदर सभी एटम क्या होने चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, अर्थात आपका मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, अर्थात ईच एटम इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आपका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर sp3 एटम अगर है, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज एटम है तो वो कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। नंबर 2, तो पहला हो गया आपका मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, अर्थात ईच एटम इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp3 नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो भी मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल इन साइक्लिक एंड सो साइक्लिक रेजोनेंस। ध्यान दें, जो भी मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हो वो साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए और उसके अंदर साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। ध्यान रखना, रेजोनेंस से काम नहीं चलेगा, साइक्लिक रेजोनेंस अर्थात पूरा एक राउंड अप होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे सपोज दैट ये एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस तो हो रहा है, बट आपको पता है यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, जो भी सिस्टम आप ले रहे हो उसमें साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, अकेला रेजोनेंस नहीं हो चलेगा। और मॉलिक्यूल किस फॉर्म में होना चाहिए, साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए। और नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो हक्कल्स रूल का फॉलो होना चाहिए।
हक्कल्स रूल का फॉलो करना चाहिए। वो क्या होता है हक्कल्स रूल? हक्कल्स रूल होता है 4n+2 ब्रैकेट पाई इलेक्ट्रॉन, अर्थात शॉर्ट में मैं बोलूँ तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो ओड होने चाहिए। क्या होने चाहिए बेटा? ओड होने चाहिए। तो हक्कल्स रूल का फॉलो होना चाहिए, अर्थात 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कहने का मतलब नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ओड होने चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना। क्या चीज़ ध्यान रखना वो मैं समझा देता हूँ आपको कि नेगेटिव चार्ज एक पेयर काउंट होगा। नेगेटिव चार्ज काउंट इन पाई पेयर इफ टेक पार्ट इन रेजो। अगर आपका नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में इंक्लूड हो रहा है तो वो एक पाई पेयर काउंट होगा। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज है, ऐसे ही लोन पेयर है, लोन पेयर को भी हम एक पाई काउंट करेंगे अगर वो रेजोनेंस के अंदर है तो ध्यान रखना नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर दोनों पाई काउंट होते हैं अगर वो रेजोनेंस में है, और अगर वो रेजोनेंस में नहीं है तो फिर वो पाई बॉन्ड में काउंट नहीं होंगे। अब आप देखो इनमें स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो आपके अभी मैंने बताया एरोमेटिक, ये सब कंडीशन एरोमेटिक के लिए है। अब अगर आप मान लीजिएगा आपको पता करना है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो उसके लिए आप ध्यान दें, मैं लिख रहा हूँ एक कंडीशन एरोमेटिक, दूसरा है नॉन एरोमेटिक और तीसरा है आपका दूसरा है एंटी एरोमेटिक और तीसरा है आपका नॉन एरोमेटिक। तो देखो इसके लिए भी क्या कंडीशन है, फर्स्ट सेकंड थ्री, तीन रूल है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों रूल एरोमेटिक पर अप्लाई होंगे। एंटी एरोमेटिक में पहला रूल अप्लाई होगा, दूसरा रूल अप्लाई होगा, बट थर्ड रूल अप्लाई नहीं होगा। जबकि नॉन एरोमेटिक वो कंपाउंड है जिसमें पहला ही रूल अप्लाई आपका नहीं होगा। तो ध्यान रखना एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना इन सब चीज़ों का। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप इसमें ध्यान रखना, अगर आपको ये मैं ऊपर बना देता हूँ, इसको मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ। आप देखो ये वाली कंडीशन लिख रहा हूँ मैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, राइट राइट राइट, राइट राइट रॉन्ग और रॉन्ग, अर्थात एरोमेटिक में तीनों रूल लगेंगे, एंटी एरोमेटिक में केवल आपका फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा, थर्ड नहीं लगेगा, और नॉन एरोमेटिक में आपका फर्स्ट रूल ही नहीं लगेगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 18 नंबर कि विच शो एरोमेटिक कैरेक्टर, इनमें से कौन सा एरोमेटिक है? तो फर्स्ट में देखो आप 1 2, यहाँ पर 2 पाई पेयर है। अब बताओ अगर 2 पाई पेयर है तो क्या हक्कल्स के रूल का फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर हक्कल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। नंबर 2 में देखो आप 1 2 पाई है, एक नेगेटिव है। अब आप जरा देखो ये नेगेटिव रेजोनेंस में है कि नहीं है, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई। आपका ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किसका पार्ट है? रेजोनेंस का पार्ट है। तो यहाँ पर 2 पाई प्लस 1 नेगेटिव है, 2 पाई है, एक नेगेटिव है, तो टोटल कितने हो गए? 3, अर्थात यहाँ पर हक्कल के रूल का फॉलो हो रहा है। तो ये कंपाउंड आपका क्या बन जाएगा? एरोमेटिक। तो आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट वाले में देखिएगा आप, नेक्स्ट वाले में 1 और 2, यहाँ पर 2 पाई पेयर है। अब बताओ 2 पाई पेयर है तो हक्कल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, और हक्कल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा तो क्या बनेगा? एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वाले में देखिएगा यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, बट आप जरा इस कार्बन को देखो, ये कार्बन आपका sp3 है। क्या है बेटा? ये कार्बन sp3 है। अब बताओ अगर ये कार्बन sp3 है तो इसका मतलब यहाँ पर पहला ही रूल अप्लाई नहीं हो रहा। अगर पहला ही रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो क्या बोलेंगे इसको हम? नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 19, अमंग द फॉलोइंग द एरोमेटिक कंपाउंड इज, आपको बताना है इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। तो जरा देखिएगा पहले के अंदर अगर हम चेक करें तो पहले के अंदर आपके पास ओनली 1 पाई पेयर है। अब बताओ अगर एक ही पाई पेयर है तो हक्कल के रूल का फॉलो हो रहा है, क्योंकि ओड पाई पेयर है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? आपका एरोमेटिक हो जाएगा।
सेकंड में देखो आप 1 2 2 पाई पेयर है, और अगर 2 पाई पेयर है तो अक्ल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, और अक्ल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा तो क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आप जरा देखो यहाँ भी कितने पाई पेयर है, 2 पाई पेयर है, अक्ल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आप जरा देखो यहाँ भी कितने पाई पेयर है, 2 पाई पेयर है, यहाँ पर भी अक्ल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एंटी एरोमेटिक है। और अभी हमने कहा था कि एंटी एरोमेटिक वो होते हैं जो हक्कल्स के रूल का फॉलो नहीं करते। तो ज़रा देखो फर्स्ट के अंदर पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर कंप्लीट हर एरोमेटिक है, अर्थात फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा है, प्लेनर है, और मॉलिक्यूल में साइक्लिक और साइक्लिक रेजोनेंस भी है, और हक्कल के रूल का फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कितने पाई पेयर हैं, 3 पाई पेयर है। सेकंड में देखो, सेकंड भी आपका एरोमेटिक ही होगा बेटा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर भी आपके पास 3 पाई पेयर है, 2 पाई पेयर 1 लोन पेयर है। ध्यान रखना इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, नो इन रेजोनेंस, जबकि यहाँ पर 2 में से 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर है बेटा यहाँ पर, तो बाहर वाला लोन पेयर तो क्या है, लोकेलाइज है, और अंदर वाला लोन पेयर क्या हो रहा है, डी लोकेलाइज है, अर्थात एक रेजोनेंस में इंक्लूड है, एक रेजोनेंस में इंक्लूड नहीं है। नंबर 4 में देखो 2 पाई पेयर है, अर्थात अक्ल के रूल का फॉलो नहीं हो रहा, तो ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है थर्ड में। थर्ड आप देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है पहले तो इसका नाम है बेटा साइक्लोओक्टाटेट्रा, अर्थात साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ये इसका नाम है। तो देखो साइक्लोओक्टाटेट्राइन है, और बेटा इसकी जो रियल स्ट्रक्चर होती है वो ऐसी नहीं होती। अभी तो देखें तो 1 2 3 4, इसमें 4 आपके पाई बॉन्ड है, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट अगर मैं इसकी रियल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करूं तो इसका रियल स्ट्रक्चर ये नहीं होता। इसका रियल स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इस टाइप का, टब लाइक शेप, इस टाइप का होता है। अर्थात मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो होता है टब लाइक शेप, इस तरह से जो टब है उस टब की तरह होता है। और ये टब लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है वो नॉन प्लेनर होता है। अब बताओ अगर ये नॉन प्लेनर है तो इस पर पहला ही रूल आपका अप्लाई नहीं हो रहा, और अगर पहला ही रूल अप्लाई नहीं हो रहा तो बताओ ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एरोमेटिक। आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन एरोमेटिक है। और अभी हमने कहा था कि एरोमेटिक वो होते हैं जिस पे तीनों रूल अप्लाई होते हैं, एंटी एरोमेटिक वो होते हैं जिस पे पहला दूसरा रूल अप्लाई होता है बट थर्ड रूल अप्लाई नहीं होता, अक्ल्स का रूल। और नॉन एरोमेटिक वो होते हैं जिस पे आपका पहला ही रूल अप्लाई नहीं होता। और आपको इसमें वो बताना है जो नॉन एरोमेटिक है, अर्थात जिस पर आपका पहला रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना ये एरोमेटिक की कंडीशन है, ये एंटी एरोमेटिक की है और ये नॉन एरोमेटिक की है। तो ज़रा देखो आप फर्स्ट में 1 2 3 पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर 3 पाई पेयर है, ओड है, अर्थात ये कंपाउंड तो आपका एरोमेटिक होगा। और आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोपाइलियम कैटायन। तो ये ट्रोपाइलियम कैटायन है। सेकंड में आप देखो ये साइक्लोप्रोपीन है, ये है आपके साइक्लोप्रोपीन। और साइक्लोप्रोपीन में ये sp2 है, ये sp2 है, बट ये कार्बन sp3 है। इस वजह से ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक होगा और यही इसका आंसर है। सेकंड में देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपीनल कैटायन। इनल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव है। और आप देखो यहाँ पर कितना पाई पेयर है बेटा, यहाँ पर ओनली 1 पाई पेयर है, अर्थात हक्कल्स के रूल का फॉलो हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। नेक्स्ट वाले में देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं नेप्थलीन।
ये नेप्थलीन है, इसमें नंबर ऑफ पाई 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पाई पेयर है, और अगर 5 पाई पेयर है तो कल के रूल का फॉलो हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड भी आपका एरोमेटिक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, कंपेयर सीसी बॉन्ड रोटेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर आपका जो सीसी बॉन्ड है इस पर आपको रोटेशन बताना है कि किसके अंदर रोटेशन हो रहा है। तो ज़रा देखो, आपको मैं बता दूं कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो 3 मेंबर रिंग के अंदर आपका एरोमेटिक पॉजिटिव पर होता है, 5 मेंबर रिंग में आपका जो एरोमेटिक होता है वो नेगेटिव पर होता है, और आपके जो 7 मेंबर रिंग है उसमें भी आपके पॉजिटिव वाला होता है। तो आप इसमें जब रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद आपके दोनों सिस्टम एरोमेटिक होने चाहिए। अगर दोनों सिस्टम एरोमेटिक नहीं है तो ऐसा रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब आप ज़रा देखो, ये 5 मेंबर रिंग है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इधर। अगर ये 5 मेंबर रिंग है तो आपको पता है 5 मेंबर रिंग के अंदर तो यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड ऊपर जा रहा है तो नीचे वाले पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब आप देखो, जब इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव है तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब ऐसा रोटेशन यहाँ पर तो पॉसिबल है। अब हम इसका सेकंड एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड एग्जांपल में देखो 3 मेंबर रिंग है, आपको पता है कि 3 मेंबर रिंग है तो 3 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया मैंने। अब आप देखो नीचे 7 मेंबर रिंग है, आपको पता है 7 मेंबर रिंग भी, आपको पता है कि जो 7 मेंबर रिंग होती है वो भी एरोमेटिक पॉजिटिव पर ही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब इसको रोटेट करके यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉन एरोमेटिक, मतलब ये क्या बोलते हैं 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, और जब ऊपर लगाएंगे तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। इसी के साथ आपके ये 22 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपको सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, और वो भी CO बॉन्ड। तो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, हम पहले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर जनरली हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में सबसे बड़ी बॉन्ड होती है सिंगल, उसके बाद होती है डबल, और सबसे छोटी होती है ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ी है, डबल बॉन्ड उससे छोटी है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटी है। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, आपकी जो बॉन्ड लेंथ होती है उस बॉन्ड लेंथ पर रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का ही इफेक्ट होता है, दोनों से ही इफेक्ट होता है। अब इसमें ध्यान रखना, पहला, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड लेंथ है, अगर आपको सिंगल बॉन्ड गिवन है तो ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड गिवन है और रेजोनेंस होगा तो ऐसी कंडीशन पर आपको पता है क्या होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। अब बताओ, अगर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड नॉर्मल है वो जो है वो क्या, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के जो है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद में कार्बन कार्बन सिंगल वाली जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और उसके बाद में कार्बन कार्बन सिंगल वाली जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। क्योंकि रेजोनेंस के अंदर मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड लेंथ मोर डिक्रीज होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन में कम होगा तो बॉन्ड लेंथ भी कम डिक्रीज होगी। अब आता है इसी में नंबर 2। अब मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ डबल बॉन्ड गिवन। अगर मान लो आपको डबल बॉन्ड गिवन है तो ऐसी कंडीशन पर जब रेजोनेंस होगा तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रोड्यूस। तो ऐसी कंडीशन पर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। तो बताओ अब क्या हो जाएगा, अब इसका उल्टा हो जाएगा, CC जो नॉर्मल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नॉर्मल है, उससे बड़ी होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन,
और वो और भी बड़ी होगी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रेजोनेंस वाली। तो हम इस ही रूल का फॉलो करेंगे। तो देखिएगा पहला आपका यहाँ पर उसने ये जो क्वेश्चन है इसमें CO बॉन्ड लेंथ पूछी है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में। आप जरा देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने की वजह से ये जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, पार्शियली डबल बॉन्ड के अंदर। अब बताओ अगर ये डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो कन्फर्म है बेटा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है और 1 2 3 4 तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी। अब आप देखो सेकंड के अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर भी आपके पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। बट आप देखो यहाँ पर ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जबकि यहाँ पर आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बताओ अगर यहाँ रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ मोर इंक्रीज होगी, यहाँ पर लेस इंक्रीज होगी। नंबर 3 में देखो यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा और अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो बेटा यहाँ पर 100% डबल बॉन्ड ही रहेगा और अगर 100% डबल बॉन्ड रहेगा तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे स्मॉलर होगी। और आप देखो बेटा इसके अंदर इसमें भी रेजोनेंस नहीं हो रहा और यहाँ पर ये बॉन्ड कौन सी है, तो ये बॉन्ड लेंथ है 100% सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। तो बताओ अब इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ हुई 4th की, क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड वाली है। ये भी डबल ये भी डबल ये भी डबल, बट इसमें रेजो हो रहा है इसलिए डबल बॉन्ड पार्शियली डबल बॉन्ड में आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो फिर हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा थर्ड और सेकंड और सबके लास्ट में हो जाएगा कौन सा, थर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब आ जाएगा बी में अब आपको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बताना है, कॉन्सेप्ट यही लगेगा। तो जरा देखो अब आप नाइट्रोजन रिंग रेजोनेंस और यहाँ पर ये ग्रुप लग रहा है जिसका -m है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है। यहाँ पर केवल रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ भी हो रहा है, बट यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा और बट यहाँ पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा। अब आप देखो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा बट यहाँ पर 100% डबल बॉन्ड ही रहेगा और 100% डबल बॉन्ड रहेगा तो आपको पता है इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे स्मॉलर होगी। और आप देखो यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है तो यहाँ पर 100% सिंगल बॉन्ड रहेगा और 100% सिंगल बॉन्ड रहने से इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे लार्जर होगी। अब डिसाइड करना है इन दोनों में। तो सबसे छोटा तो हो गया 4 और सबसे बड़ा हो गया आपका थर्ड। तो ऑर्डर में मैं बात करूँ 3 और 4। अब आपको डिसाइड करना है किस किस को, फर्स्ट को और सेकंड को। फर्स्ट में और सेकंड में आप देखो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को कम खींच रहा है। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर भी पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है। दोनों जगह पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर मोर RS है, ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आपको पता है क्या होगा, मोर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। जबकि यहाँ पर क्या है, लेस RS है, तो यहाँ पर आपके लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे। तो इसमें लेस डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बताओ इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगा थर्ड का, थर्ड के बाद में बताओ कौन सा आ जाएगा, सेकंड, सेकंड के बाद में फर्स्ट और सबसे लेस में कौन होगा, फोर्थ। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके नीट मतलब IIT में आया हुआ एग्जाम्पल है। प्रोडक्ट A विल बी, यहाँ पर इस रिएक्शन में आपके पास प्रोडक्ट A है। ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये इसके 4 ऑप्शन है।
हमें रिएक्शन कराना है 2 मोल ऑफ NaNH2। आपको पता है NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा एसिड प्लस बेस, और एसिड बेस रिएक्शन करके सोल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। आपको पता है जो मोर एसिडिक होगा वो इसके साथ रिएक्शन करेगा, और हम एसिडिक स्ट्रेंथ में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है सल्फोनिक एसिड, अर्थात RSO3H पहले आएगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में बाइकार्बोनिक एसिड, उसके बाद में फिनोल, फिनोल के अगर बाद में बात करूं तो मेथेनॉल, मेथेनॉल के अगर बाद में बात करूं तो वाटर, वाटर के बाद में अगर हम बात करें तो अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बाद में बात करें तो अमोनिया, अमोनिया के बाद में बात करें तो C डबल बॉन्ड C, और C डबल बॉन्ड C के बाद में बात करें तो सिंगल बॉन्ड। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब आपको पता है इनमें जो मोर एसिडिक होगा उसके साथ रिएक्शन पहले होगा, तो यहाँ पर ये है फिनोल, ये है आपके एसिटिलीन गैस, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के मेटा पर NO2 लग रहा है जिसका माइनस आई है, तो इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी कार्बोक्सिलिक एसिड इन दोनों की होगी। तो यहाँ पर जो 2 मोल हमने यूज किए हैं, ध्यान रखना ओनली 2 मोल है तो केवल 2 ही एसिड रिएक्शन करेंगे। तो अगर मैं इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूँ, जैसे ये फर्स्ट है, मान लीजिएगा ये सेकंड है, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हम लिखें तो बताओ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा सेकंड, उसके बाद होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद में होगा थर्ड, और सबसे लास्ट में होगा फोर्थ। तो यहाँ पर रिएक्शन सेकंड और फर्स्ट पर होगी, तो यहाँ से H हट जाएगा और एक H यहाँ से हट जाएगा। तो आप ज़रा देखो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर हो रहा है रॉन्ग, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बिल्कुल राइट, तो इसका आंसर होगा थर्ड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन कार्बोकैटाइन्स। इन कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। ध्यान दें बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में सबसे पहले वो कार्बोकैटाइन आएगा जिनके अंदर स्पेशल बॉन्डिंग होती है, अर्थात बैक बॉन्डिंग वाले। उसके बाद में आएगा रेजोनेंस, उसके बाद में आएंगे वो कंपाउंड जो आपके एरोमेटिक का पार्ट है। उसके बाद में मेजोमेरिक इफेक्ट वाला आएगा, उसके बाद में रेजोनेंस वाला आएगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, और सबके लास्ट में बेटा हम इंडक्टिव इफेक्ट वाले को देखते हैं। तो ध्यान रखना, स्पेशल बॉन्डिंग के केस में एक स्पेशल बॉन्डिंग तो आपकी मैंने बताई दी, बैक बॉन्डिंग अर्थात कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और एक स्पेशल बॉन्ड जो आपका होता है वो होता है मतलब डांसिंग रेजोनेंस वाला, डांसिंग रेजोनेंस वाला। तो इनकी स्टेबिलिटी और से हमेशा ज़्यादा होगी। तो ध्यान दें, इन कैटाइन्स में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होते हैं वो स्पेशल बॉन्ड केस मैंने बताया। तो आप देखो फर्स्ट वाला जो केस है वो है आपका बेंजाइलिक कैटाइन, और बेंजाइलिक कैटाइन में रेजोनेंस हो रहा है। आपका जो सेकेंड सिस्टम है वो है एंटी एरोमेटिक, और आपको पता है कि जो कंपाउंड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक की, उसके बाद होती है नॉन एरोमेटिक की, और सबसे लास्ट में होती है एंटी एरोमेटिक की। तो ध्यान दें, ये आपके बेंजाइलिक है जिसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये जो कंपाउंड है वो आपका एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 1 2 3 3 पाई पेयर है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थर्ड की होगी क्योंकि इसमें एरोमेटिक है, या मीजो नहीं है, रेजो। फर्स्ट में रेजो है और सेकंड सबसे लास्ट में होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ए वाला ऑप्शन राइट है। ध्यान रखना, एरोमेटिक में 2 ही हैं, एक तो साइक्लोप्रोपाइलिन कैटाइन और एक आपका है ट्रोपाइलियम कैटाइन। ये 2 एरोमेटिक है, इनमें से इसकी 3 RS है
इसकी 7RS है तो ये मोर स्टेबल होगा, वो लेस स्टेबल होगा। स्पेशल बॉन्डिंग वालों के अंदर एक केस तो ये आता है ऑक्सीजन के साथ में कोई भी मिथाइल हो, जैसे ये एक तो ये केस है जहाँ पर रेजोनेंस होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है। और एक केस इसके अंदर है ये वाला, कौन सा ये है साइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कैटाइन, जिसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। आपको बताना है इसमें से ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसका होगा, बट मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर की बात। तो आपको पता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर आपका जो 3 डिग्री वाला होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है 3, और 3 के बाद में आ जाएगा 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री के बाद में आ जाएगा आपका 1 डिग्री वाला, और 1 डिग्री के बाद में आ जाएगा सबसे लास्ट में मिथाइल वाला इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीन आपके मिथाइल ग्रुप है जिनकी डोनर टेंडेंसी ज़्यादा है। बट अगर मैं बात करूँ बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। तो आप ज़रा देखो, जब हम 3 डिग्री कार्ब के 3 डिग्री ग्रुप को लेंगे तो 3 डिग्री ग्रुप जिस सिस्टम के साथ जुड़ेगा, जैसे सिस्टम है इसके साथ जुड़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो 3 डिग्री में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप देखो 2 डिग्री के अंदर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री है और इसके अंदर ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। और आपके पास ये 1 डिग्री है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये आपका मिथाइल कैटाइन है जिसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आपको पता है कि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन इसका होगा। तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका है और इसका मिनिमम इंडक्टिव इफेक्ट भी है, तो इसका आंसर होगा मिथाइल। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। इसी के साथ आपका ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के टोटल 26 वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एग्जाम्पल के साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी टच किए हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।